नमस्कार, स्वागत आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का जो हिस्ट्री पेपर है, हिस्ट्री पेपर के माइनर पेपर का। इसका नाम है इंडियन सोसाइटी ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसकी वन शॉट क्लास को हम इस वीडियो में लेंगे और एज यूजुअल अपनी ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यानी कि बाइलिंगुअल रहेगी। तो बहुत आसान सा इसका सिलेबस है। पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपके वर्ण और जाति है, सेकंड में किनशिप एंड मैरिज है, थर्ड में सोशल एंड ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज है, एंड फोर्थ में सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स है। तो बहुत छोटा सा इसका सिलेबस है और आसान सा ये पेपर है। आपने छोटी छोटी क्लास में आफ्टर सिक्स क्लास आपने इसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ, और इसमें हम जानते हैं वर्ण और जातिगत व्यवस्था जो कि इंडियन सोसाइटी में किस प्रकार की रही है। तो करते हैं शुरुआत। वर्ण एंड जाति इन वैदिक एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, यानी कि वैदिक समय में और जो ब्राह्मणवाद आया था उसमें क्या उस उन उनमें उन परंपराओं में जाति की या वर्ण की क्या व्यवस्था। सबसे पहले जानते हैं हम वर्ण सिस्टम इन वैदिक ट्रेडिशन, यानी कि वैदिक परंपरा में वर्ण व्यवस्था क्या थी। मीनिंग ऑफ वर्ण, यानी कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। द वर्ड वर्ण मीन्स कलर और क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्ण शब्द का अर्थ है रंग या वर्गीकरण। इन अर्ली वैदिक सोसाइटी वर्ण रेफर टू ए फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, क्वालिटीज एंड ड्यूटीज, यानी कि प्रारंभिक वैदिक समाज में वर्ण समाज का कार्यात्मक विभाजन था जो व्यवसाय, गुण और कर्तव्यों पर आधारित था। यानी कि शुरुआत में हम बात करें तो समाज में जो व्यक्ति जिस तरीके का कार्य करता था, उसको उसी वर्ण में उसके गुणों के आधार पे, उनके कर्तव्य के आधार पर उसका वर्ण का विभाजन होता था। और वर्ण कितने हैं ये हमें पता है, 4 वर्ण हैं, जिसमें हम वैश्य, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, इस तरीके के हमने 4 वर्ण देखे। तो जो जिस तरीके का कार्य करता था उसे उस तरीके की कैटेगरी में या उस वर्ण में उसे माना जाता था। इट वाज नॉट ए रिजिड सोशल हायरार्की बट ए सिस्टम टू ऑर्गेनाइज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, यानी कि ये कोई कठोर सामाजिक पदानुक्रम नहीं था कि जो ब्राह्मण के घर पैदा हो गया वो ब्राह्मण ही कहा जाएगा, जो क्षत्रिय के घर पैदा हो गया वो क्षत्रिय कहा जाएगा। ये कठोर नहीं था, बल्कि समाज के सुचारू संचालन के लिए बनाई गई एक व्यवस्था थी, जो कि हम प्रारंभिक वैदिक समाज की बात कर रहे हैं। बात करें ओरिजिन ऑफ वर्ण इन वैदिक सोसाइटी, यानी कि वैदिक समाज में वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई। द ओरिजिन ऑफ वर्ण कैन बी ट्रेस्ड टू द ऋग्वैदिक पीरियड, यानी कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में मानी जाती है। देखो, जो दो दो नंबर के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो यहीं से बनेंगे कि वर्ण की जो उत्पत्ति है वो कौन से किस से मानी जाती है, तो आपको ऋग्वैदिक काल यहाँ पे लिखना होगा। द फेमस पुरुष सूक्त describes the symbolic origin of four words from the cosmic being, यानी कि पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की प्रतीकात्मक उत्पत्ति का वर्णन वर्णन मिलता है। However, historian agreed that agree that early Vedic society was relatively egalitarian and वर्ण distincts were not strictly enforced, यानी कि फिर भी इतिहासकारों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक समाज काफी समान अधिकारवादी था और वर्ण भेद कठोर रूप से लागू नहीं थे, यानी कि जो जिस तरीके का काम करता है उसे उसमें रखा जाता था, कोई बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम नहीं था। नेचर ऑफ वर्ण इन अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण की प्रकृति क्या है, यानी क्या विशेषताएं रही है। वर्ण वाज बेस्ड ऑन वर्क एंड एबिलिटी नॉट बर्थ, यानी कि वर्ण जो व्यवस्था है वो कर्म और योग्यता पर आधारित थी, ना कि जन्मजात व्यवस्था पर। देयर वाज सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता मौजूद थी, यानी कि जैसे मान लो कोई क्षत्रिय के घर पैदा हुआ लेकिन वह पूजा पाठ इत्यादि करता है, तो वह कौन सी कैटेगरी में कहा जाएगा, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में कहा जाएगा। तो सोशल मोबिलिटी थी। नो स्ट्रिक्ट रूल्स रिगार्डिंग फूड, मैरिज और ऑक्यूपेशन, यानी कि भोजन, विवाह और व्यवसाय से संबंधित कोई कठोर प्रतिबंध नहीं थे। शूद्र वर नॉट कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोशल लाइफ, यानी कि जो शूद्र थे वो पूरी तरह सामाजिक जीवन से अलग नहीं थे। ये थी वैदिक पीरियड में वर्ण की व्यवस्था। अब बात करें वर्ण इन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, यानी कि ब्राह्मण परंपरा में वर्ण का परिवर्तन कैसे हुआ। In the later Vedic and Brahminical period, the Vern system underwent and significant transformation, यानी कि उत्तर वैदिक और ब्राह्मण काल में वर्ण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इट बिकेम हेरिडेटरी, हेरारिकल एंड रिजिड, और यह जन्म आधारित, पदानुक्रमित और कठोर व्यवस्था बन गई।
Brahminical text emphasized ritual purity, superiority of Brahmins, and subordination of शूद्र यानी ब्राह्मण ग्रंथों में अनुष्ठानिक पवित्रता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और शूद्रों की अधीनता पर जोर दिया गया। तो इस तरीके से ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आया। फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ ब्राह्मणिकल वर्ण सिस्टम यानी कि जो ब्राह्मणकालीन वर्ण व्यवस्था थी उसकी क्या विशेषताएं हैं? वर्ण बिकेम बर्थ बेस्ड यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है फिर वो जन्मजात या जन्मगत हो गई या जन्म पर आधारित हो गई। मतलब जो शूद्र के घर पैदा होगा वह शूद्र कहा जाएगा, वह शूद्र कैटेगरी में रहेगा। क्षत्रिय के घर क्षत्रिय रहेगा, ब्राह्मण के घर ब्राह्मण रहेगा और वैश्य के घर वैश्य ही रहेगा। ब्राह्मण्स प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ हेरार्की यानी कि जो ब्राह्मण है वो उनको सर्वोच्च स्थान मिला। शूद्रस डिनाइड रिलीजियस एंड एजुकेशनल राइट्स और शूद्रों को धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों से वंचित किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन स्ट्रेंथन यानी कि पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा मजबूत हुई। एंड स्ट्रिक्ट ड्यूटीज एंड रेस्ट्रिक्शंस एनफोर्स्ड कड़े नियम और प्रतिबंध लागू किए गए। ये ब्राह्मणकालीन वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं रही। अब बात करें जाति सिस्टम की यानी कि जाति सिस्टम कैसे इन्फोर्स हुआ या ये किस तरीके से बना। सबसे पहले बात करें जाति का अर्थ क्या होता है। जाति refers to a birth-based social group associated with a specific occupation, customs and social rules यानी कि जाति जन्म पर आधारित एक सामाजिक समूह है जो विशेष व्यवसाय, परंपराओं और सामाजिक नियमों से जुड़ा हुआ होता है। Unlike वर्ण, जाति was numerous and localized and it governed at the everyday इट गवर्नड द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल यानी कि वर्ण के विपरीत जातियां असंख्य है और स्थानीय होती है, स्थानीय थी और लोगों के दैनिक जीवन को नियंत्रित करती थी। यानी कि जो वर्ण है वो तो कितने थे? 4 ही थे, ठीक है? और वह डेली लाइफ को नहीं करते थे रेगुलेट। वह आप जैसे जैसी एबिलिटी है, जैसे काम है उस हिसाब से उसका कैटेगराइजेशन था। बट अगर बात करें जाति की तो वह असंख्य है यानी कि खूब सारी है, प्लस स्थानीय है यानी कि जाति विशेष किसी स्थान पे ही पाई जाती थी। और यह लोगों की एवरीडे लाइफ को क्या करती थी? गवर्न करती थी, रेगुलेट करती थी। इमरजेंस ऑफ जाति यानी कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड क्राफ्ट्स लीड टू ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स यानी कि अर्थव्यवस्था और शिल्प के विकास से व्यावसायिक समूह बने। यानी कि धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था डेवलप होने लगी यानी कि कई तरीके की क्राफ्ट्समैनशिप होने लग गई, काम होने लग गए, तो जो जिस तरीके का काम करता गया उसकी उसी हिसाब से जाति बनती गई। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जो मटके का काम करने लग गया, कुंभ का काम करने लग गया, तो वह क्या बनने लग गया? कुंभ आकार, कुंभ से कुम्हार बना, फिर कुम्हार से कुमावत बना, जो भी आप कह सकते हो। तो इस तरीके से क्या बनी? जैसे-जैसे जो काम करता गया, जैसे जो चेजे का कम ठेका काम कर रहा है उसको हम चेजारा कहते ही आज भी है ना। तो कहने का मतलब जैसे-जैसे ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बने उस हिसाब से क्या बन गई? जातियाँ बनने लगी। वर्ण आइडल्स मर्ज्ड विद लोकल ट्राइबल एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स यानी कि जो वर्ण है वो आदर्श बन गए, स्थानीय जनजाति और पेशागत समूह से जुड़ गए। एंडोगेमी बिकम्स कंपल्सरी यानी कि एंडोगेमी का मतलब होता है मैरिज विद इन द ग्रुप यानी कि सगोत्र विवाह। क्या बोलने के? सगोत्र विवाह यानी कि अपनी ही जाति के भीतर विवाह होना क्या हुआ? अनिवार्य हुआ। जाति बिकम द रियल सोशल यूनिट और जो जाति है वो वास्तविक सामाजिक इकाई बन गई। इस तरीके से जाति की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जाति सिस्टम यानी कि जाति सिस्टम की विशेषताएं क्या है? बर्थ डिटरमाइंस सोशल स्टेटस यानी कि जन्म से सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है जाति से। लार्ज नंबर ऑफ जाति यानी कि जातियों की बड़ी संख्या है। ऑक्यूपेशनल हेरिडेटरी यानी कि व्यवसाय वंशानुगत हो गया यानी कि जो जिस तरीके का काम कर रहा था, जिस जाति में जैसा काम हो रहा था, वही काम उस जाति में कंटिन्यू होने लग गया। तो एक ऑक्यूपेशन हेरिडेटरी इसमें बन गई। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ मैरिज एंड डाइनिंग विवाह और भोजन के कठोर नियम बने कि आपको इस तरीके से विवाह करने होंगे, ये रिचुअल होंगे, आपको अपने एंडोगेमी ही करनी होगी, इस तरीके से आपको भोजन दावत करनी होगी। सोशल कंट्रोल थ्रू कस्टम्स और जो सामाजिक नियंत्रण है वो परंपराओं के द्वारा होने लग गए यानी कि हमारी जाति की ये परंपराएं हैं, इस जाति की ये परंपराएं हैं। तो सोशल कंट्रोल भी उन कस्टम्स के थ्रू होने लग गए। ये जाति की क्या रही? कैरेक्टरिस्टिक्स रही जातिगत सिस्टम की। अब बात करें डिफरेंस बिटवीन वर्ण एंड जाति यानी कि जाति और वर्ण में डिफरेंस क्या है? वर्ण इज थ्योरेटिकल वाइल जाति इज प्रैक्टिकल यानी कि वर्ण सैद्धांतिक है जबकि जाति व्यवहारिक है। वर्ण इज पैन इंडिया, जाति इज लोकल यानी कि वर्ण अखिल भारतीय था और जाति क्या है? स्थानीय है। वर्ण इज लिमिटेड वाइल जाति इज अनलिमिटेड यानी कि वर्ण तो सीमित है, 4 ही थे, लेकिन जातियाँ क्या है? असंख्य है, तो जातियाँ अनलिमिटेड है। वर्ण एम्फसाइज ड्यूटी
व्हाइल जाति एम्फसाइज बर्थ, यानी कि वर्ण कर्तव्य पर आधारित है, जबकि जो जाति है वो जन्म पर आधारित है। अब बात करें इनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट, यानी कि इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है? द वर्ण जाति सिस्टम शेप्ड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज, यानी कि वर्ण जाति व्यवस्था ने सदियों तक भारतीय समाज की संरचना को आकार दिया। व्हाइल वर्ण प्रोवाइडेड एन आइडियल फ्रेमवर्क, जाति बिकेम द लिव्ड रियलिटी इन्फ्लुएंसिंग सोशल रिलेशंस, ऑक्यूपेशंस एंड हायरार्की, यानी कि जहां वर्ण एक आदर्श ढांचा था, वहीं जाति सामाजिक जीवन की वास्तविकता बन गई और उसने संबंधों, व्यवसायों और पदानुक्रम को प्रभावित किया। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो यही आएगा कि वर्ण और जातिगत जो सिस्टम था या जाति में क्या डिफरेंस है, उनको समझाओ। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्ण की और जाति। वर्ण इज ए फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो वर्ण है वो समाज को चार वर्गों में विभाजित करता है, यानी कि वो मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ। वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय एंड शूद्र, यानी कि जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन करता है वर्ण। वहीं जाति की बात करें तो जाति कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सोशल ग्रुप्स, वहीं जाति असंख्य सामाजिक समूह से बनी होती है। वन इज ए थ्योरेटिकल एंड आइडियल सिस्टम, वन एक सैद्धांतिक और आदर्श व्यवस्था है। जाति इज ए प्रैक्टिकल सोशल रियलिटी, जाति एक व्यवहारिक सामाजिक व्यवस्था वास्तविकता है। वन इज बेस्ड ऑन ड्यूटीज एंड फंक्शंस, यानी कि बेस्ड ऑन कर्मा, वेयर वर्ण कर्तव्य और कर्म पर आधारित था। जाति इज बेस्ड ऑन बर्थ, जब जाति जन्म पर आधारित है। वर्ण इज ए पैन इंडिया कॉन्सेप्ट, यानी कि वर्ण अखिल भारतीय अवधारणा है, जबकि जाति इज लोकलाइज्ड इन नेचर, यानी कि जाति स्थानीय स्वरूप की होती है। वर्ण इज लिमिटेड इन नंबर, यानी कि वर्णों की जो संख्या वो चार है, यानी सीमित है। वहीं जाति की बात करें तो जाति इज अनलिमिटेड इन नंबर, यानी कि संख्या में असीमित है। वर्ण अलाउज सम सोशल मोबिलिटी इन थ्योरी, यानी कि वर्ण में सिद्धांत है कुछ सामाजिक गतिशीलता गतिशीलता संभव थी, यानी कि ब्राह्मण के घर पैदा होकर भी क्षत्रिय बन सकता है या क्षत्रिय के घर पैदा होकर भी वैश्य बन सकता है। ये सोशल मोबिलिटी वर्ण में देखने को मिलती है। वाइल जाति अलाउज ऑलमोस्ट नो सोशल मोबिलिटी, जबकि जाति में लगभग कोई सामाजिक गतिशीलता नहीं है। वर्ण एम्फसाइजेज सोशल ड्यूटी, यानी कि धर्म को पालन करने पे, यानी कि कर्तव्यों के वहन पर वर्ण सामाजिक कर्तव्यों पर ज्यादा बल देता है। वही वही जाति एम्फसाइज सोशल कस्टम्स एंड रूल्स, जबकि जाति सामाजिक रीति रिवाजों और नियमों पर बल देती है कि उस जाति से, यानी कि उस जाति समूह में जो रीति रिवाज है, जो नियम है, जो सामाजिक रीतियां है, कस्टम्स है, उनको फॉलो करने पे जाति क्या करती है, एम्फसाइज करती है, जोर देती है। तो ये थी अपनी पहली यूनिट। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की, जिसमें हम जानेंगे किनशिप एंड मैरिज, यानी कि रिश्तेदारियां और विवाह के बारे में। यूनिट सेकंड में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किनशिप की, यानी कि नातेदारी, या हम जिसको रिश्तेदारी भी कह सकते हैं, हालांकि नातेदारी थोड़ा अलग है, उसकी हम बात करते हैं। Kinship refers to the social relationships based on blood, यानी consanguinity, marriage यानी affinity and adoption, यानी कि नातेदारी उन सामाजिक संबंधों को दर्शाती है जो कि रक्त संबंध से या विवाह से या गोद लेने पर आधारित होते हैं, यानी कि आपके जन्मजात जो आपके संबंध होते हैं या विवाह के बाद जो संबंध आपके बनते हैं, रिश्तेदारियां बनती है, नातेदारियां बनती है, या काल्पनिक तौर पे या गोद लेने से, आध्यात्मिक तौर से जो भी है, जिन-जिन तरीके से अपनी रिश्तेदारियाँ बनती है, उन सबको हम किस नाम से जानते हैं? किनशिप के नाम से जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी एज इट डिफाइन्स फैमिली स्ट्रक्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज रूल्स एंड सोशल ऑब्लिगेशंस, यानी कि पारंपरिक भारतीय समाज में नातेदारी एक महत्वपूर्ण संस्था थी, क्योंकि यह परिवार की संरचना, उत्तराधिकार, विवाह के नियम और सामाजिक दायित्वों को निर्धारित करने का काम करती थी। फॉर्म्स ऑफ किनशिप, यानी कि नातेदारियों के प्रकार कौन कौन से हैं? किनशिप रिलेशंस इन इंडियन सोसाइटी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फॉर्म्स, यानी कि भारतीय समाज में नातेदारी को हम निम्नलिखित रूपों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कॉन्सेंग्विनियस किनशिप, यानी कि ब्लड रिलेशन बेस्ड, यानी कि रक्त संबंधी नातेदारियां। दीज आर रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन कॉमन एंसेट्री और ब्लड टाइज सच एज फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल एंड कजिन, यानी कि ये वो संबंध है जो समान वंश या रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, जैसे पिता, माता, भाई बहन, चाचा, चचेरे भाई बहन एटसेट्रा। यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे पिता, माता, ये जो हमारी बाई बर्थ जो ब्लड रिलेशन से जो हमारी नातेदारी बनती है, उसे हम कॉन्सिग्विनिश या रक्त संबंधी नातेदारी के नाम से जानते हैं।
फिर अगला है एफिनियल किनशिप यानी कि विवाह संबंधी नातेदारी, मैरिज रिलेशनशिप से जो बनती है। दीज रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड थ्रू मैरिज सच एज हाउस वाइफ सॉरी हस्बैंड वाइफ इन लॉज एंड रिलेटिव्स एक्वायर आफ्टर मैरिज, यानी कि ये संबंध विवाह के माध्यम से स्थापित होते हैं, जैसे पति पत्नी बनना, ससुराल पक्ष के रिश्ते होना, यानी कि वो सारे रिश्तेदारियाँ जो कि मैरिज के बाद उत्पन्न होती है, उसे एफिनियल किनशिप के नाम से जानते हैं। एक आता है फिक्टिव किनशिप यानी कि काल्पनिक रिश्तेदारी। दीज आर सोशल रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप्स नॉट बेस्ड ऑन ब्लड और मैरिज बट ट्रीटेड एज किन ड्यू टू सोशल और रिचुअल रीजंस, यानी कि ये ऐसे सामाजिक संबंध होते हैं जो कि न तो रक्त पर आधारित होते हैं और ना ही विवाह पर, लेकिन सामाजिक या धार्मिक कारणों से नातेदारी के समान माने जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे दोस्ती को रख ले, जो दोस्ती होती है वो ना तो जन्म से होती है, ना ब्लड रिलेशन है, ना मैरिज के बाद का है, तो एक तरीके से, लेकिन फिर भी ये भी एक किनशिप है। तो इस तरीके की रिश्तेदारियों को हम काल्पनिक नातेदारी में कहते हैं, या गोद लेने वाला काम भी इसमें होता है। रीजनल वेरिएशन इन किनशिप यानी कि नातेदारी में क्षेत्रीय विविधताएं क्या है। Kinship patterns in India show regional diversity, mainly divided into North India and South Indian system। यानी कि भारत में जो नातेदारी की संरचना है उसमें क्षेत्रीय विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसे मुख्य रूप से हम उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय प्रणालियों में बांटकर अध्ययन करते हैं। यानी कि जो पूरे ओवरऑल भारतीय किनशिप है उसको दो में डिवाइड करते हैं, एक है नॉर्थ इंडिया और एक है साउथ इंडिया। यानी कि नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन सिस्टम्स के तौर पे हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ इंडियन किनशिप सिस्टम, यानी कि उत्तर भारतीय नैतिक नातेदारी, यानी कि जो उत्तर भारत की नातेदारी है उसको हम बात करते हैं। इट एम्फसाइजेज ऑन पैट्रिलिनियल डिसेंट, यानी कि पितृवंशीय व्यवस्था पर ज़्यादा जोर था नॉर्थ इंडियन किनशिप का। स्ट्रिक्ट एक्सोगेमी यानी कि बहिर्विवाह अनिवार्य था, यानी कि मैरिज आउटसाइड वंश क्लैन और गोत्र, यानी आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते, या अपना जो पारिवारिक माहौल है उसमें आप शादी नहीं कर सकते। आपको अपने गोत्र से बाहर क्या करनी है, शादी करनी है। जैसे अभी आपने देखा होगा जब शादियाँ होती है तो हम गोत्र वगैरह मिलाते हैं, सेम गोत्र में हम क्या नहीं करते, शादी नहीं करते, इसे बोलते हैं एक्सोगेमी। और ये नॉर्थ इंडिया जो किनशिप है उसका ये स्ट्रिक्ट था कि एक्सोगेमी ही आपको करनी है। लिमिटेड इंटरेक्शन बिटवीन मैरिड वीमेन एंड नेटल फैमिली, यानी कि विवाह के बाद महिला का मायके से सीमित संबंध होता था। उसके बाद उसका जो सबसे ज़्यादा रोल होता था वो कौन से पक्ष से होता था, ससुराल पक्ष से ही रहता था। पीहर से उसका इतना संबंध नहीं होता था, ये इसकी विशेषता रही है। इम्पोर्टेंस ऑफ लिनिएज एंड एंसेस्ट्री, यानी कि वंश और कुल की प्रमुख भूमिका इसमें देखने को मिली है। वहीं बात करें हम साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम के बारे में, तो बोथ पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल सिस्टम्स फाउंड, यानी कि पितृवंशीय और मातृवंशीय दोनों प्रणालियाँ साउथ इंडियन किनशिप में देखने को मिलती है। एंडोगेमी एंड क्रॉस कजिन मैरिजेज कॉमन, यानी कि वहाँ अंतर विवाह और क्रॉस कजिन विवाह प्रचलित था, हम ये कह सकते हैं। अंतर विवाह मतलब अपने ही गोत्र में शादी कर लेना, या क्रॉस कजिन का मतलब होता है कि मामा या बुआ इनके जो कजिन बच्चे होते हैं उनके आपस में क्या होना, शादी होना, तो उसको क्रॉस कजिन मैरिज बोलते हैं, जो कि वहाँ देखने को मिलता था। ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन मैरिड वीमेन एंड नेटल किन, यानी कि विवाहित स्त्रियों का मायके से घनिष्ठ संबंध देखने को है। किनशिप टर्म्स क्लोजली लिंक्ड टू मैरिज रूल्स, यानी कि नातेदारी शब्दावली विवाह नियमों से जुड़ी हुई है। अब बात करें फैमिली मैरिज एंड हाउस होल्ड इन अर्ली ट्रेडिशन। मीनिंग ऑफ मैरिज, विवाह का क्या अर्थ है। मैरिज इज ए सोशली एंड रिचुअली सैंक्शनड यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल्स primarily intended for family formation, constitution of lineage and regulation of social relations, यानी कि विवाह है व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक और धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त संबंध है, जिसका उद्देश्य व्यापार परिवार की स्थापना, वंश की निरंतरता और सामाजिक संबंधों का नियमन था। इन अर्ली इंडियन ट्रेडिशंस मैरिज वाज कंसिडर्ड एज सेक्रेड इंस्टीट्यूशन रादर देन ए मियर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रारंभिक भारतीय परंपराओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था, ना कि एक आम समझौता, कि दो पक्षों के बीच एक समझौता हुआ है और उस समझौते के तहत वो अपने परिवार की स्थापना करेंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे, केवल इतना ही नहीं माना जाता था। प्राचीन भारतीय परंपराओं में विवाह को एक पवित्र आध्यात्मिक संबंध माना जाता था, कि जो कि अ, एक आम समझौते से भी बहुत ऊपर को देखा जाता था। फॉर्म्स ऑफ मैरिज इन अर्ली ट्रेडिशन, अब बात करें प्रारंभिक जो परंपराएं हैं उसमें विवाह के कुछ प्रकार थे। अर्ली टेक्स्ट मेंशन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज सच एज, यानी कि प्रारंभिक ग्रंथों में विवाह के कई विभिन्न रूपों का उल्लेख मिलता है, जो कि इस प्रकार है। एक होता है ब्रह्म मैरिज, यानी कि ब्रह्म विवाह।
गिफ्ट ऑफ द ब्राइड टू ए लर्न ग्रूम यानी कि योग्य वर को कन्या का दान करना, ये पवित्रता और आध्यात्मिकता से संबंधित विवाह था। यानी कि ये सिर्फ विवाह नहीं, इसमें पवित्रता और आध्यात्मिकता को ज़्यादा फोकस में रखा जाता था। इस प्रक्रिया से जो विवाह होता था उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। फिर एक आता है देव मैरिज यानी कि देव विवाह, ब्राइड गिवन टू ए प्रीस्ट यानी कि यज्ञ करने वाले पुरोहित को कन्या का दान करना या कन्या देना। यानी कि इसमें कन्या एज ए यज्ञ के सम्मान में विवाह होता था, तो ये देव विवाह है। हालाँकि इसमें पवित्रता और आध्यात्मिकता होती थी, बट इसकी प्रक्रिया थोड़ी-सी अलग होती थी। देखो जो ये विवाह है, ना 2 व्यक्तियों के बीच में है, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत होता है, उस प्रक्रिया के आधार पर विवाह के प्रकार अलग हो जाता है। फिर आता है आर्श मैरिज, सिंबॉलिक एक्सचेंज यानी कि प्रतीकात्मक विनिमय जिसमें होता था 2 अलग-अलग ग्रुपों के बीच या समूह के बीच या 2 पक्षों के बीच सांस्कृतिक और परंपराओं का आदान-प्रदान होता था, दैट इज़ आर्ष विवाह। फिर आता है गंधर्व विवाह यानी कि गंधर्व विवाह जिसको हम सिंपली लव मैरिज बोलते हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट से बिना किसी औपचारिकताओं के जो विवाह होता है परस्पर सहमति से, यानी दूल्हा और दुल्हन की सहमति से जो विवाह होता है बिना कोई औपचारिकताओं के, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर आता है राक्षस और असुरी विवाह यानी कि नॉन आइडियल फॉर्म्स यानी कि जोर जबरदस्ती से बलपूर्वक किया जाने वाला विवाह राक्षस विवाह कहा जाता है, जो कि आइडियल नहीं माना जाता था, अवांछनीय रूप था विवाह का। तो ये कुछ मैरिजेज के फॉर्म है अर्ली ट्रेडिशन में। फैमिली इन अर्ली ट्रेडिशन यानी कि प्रारंभिक परंपराओं में परिवार किस तरीके का है। द फैमिली वाज ए बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी यानी कि परिवार समाज की मूल इकाई था। जॉइंट फैमिलीज वर कॉमन स्पेशली अमंग एग्रीरियन कम्युनिटीज यानी कि विशेषकर जो कृषि समाज थे उनमें संयुक्त परिवार प्रचलित थे। अथॉरिटी जनरली रेस्टेड विद द एल्डेस्ट मेल मेंबर एंड फैमिली लाइफ वाज गवर्न बाय कस्टम्स एंड रिचुअल्स यानी कि परिवार का नियंत्रण सामान्यतः सबसे बड़े पुरुष सदस्य के पास होता था, जो उसके मुखिया के तौर पे होता था, और जीवन परंपराओं एवं अनुष्ठानों द्वारा संचालित होता था। यानी कि जो लाइफ है, फैमिली की लाइफ है, उसको कस्टम्स और रिचुअल्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता था, और घर का जो सबसे बुजुर्ग मेल व्यक्ति है यानी कि बुजुर्ग जो पुरुष होता था वह उस परिवार का एक तरीके से अपने ऊपर वह उस परिवार का एज ए मुखिया अपने अंडर उसको रखता था। ये प्रारंभिक परिवारों के क्या थे, प्रारंभिक परिवार था। अब बात करें हाउस होल्ड इन अर्ली इंडियन सोसाइटी यानी कि प्रारंभिक भारतीय समाज में गृहस्थी की व्यवस्था। A household consists of people living together and sharing economic and ritual activities. यानी गृहस्थी उन लोगों का समूह थी जो एक साथ रहते थे और आर्थिक व धार्मिक गतिविधियों को साझा करते थे। Household were often extended, including multiple generations, and played a key role in production and socialization. यानी कि जो गृहस्थी है वो प्राय विस्तृत होती थी और उत्पादन तथा सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती थी। कंक्लूजन तौर पे हम कह सकते हैं कि किनशिप एंड मैरिज वर फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन इन अर्ली इंडियन सोसाइटी यानी नातेदारी और विवाह है प्रारंभिक भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं थी। दे रेगुलेटेड सोशल रिलेशंस, प्रिजर्व्ड लीनियज एंड एंश्योर्ड सोशल कंटिन्यूटी थ्रू फैमिली एंड हाउस होल्ड स्ट्रक्चर यानी कि इन्होंने सामाजिक संबंधों को नियंत्रित किया, वंश परंपरा को बनाए रखा और परिवार व गृहस्थी के माध्यम से सामाजिक निरंतरता सुनिश्चित की। ये हम कंक्लूजन तौर पे किनशिप और मैरिज के बारे में बता सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सोशल एंड ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज यानी कि सामाजिक और व्यावसायिक श्रेणियों के बारे में। यूनिट 3 में हम बात करते हैं। बात करते हैं थर्ड यूनिट में ट्राइबल एंड पीजेंट कम्युनिटीज़ की, यानी कि हम सोशल और ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइबल एंड पीजेंट कम्युनिटीज़ यानी कि जनजातीय और कृषक जो समुदाय हैं उनके बारे में। मीनिंग ऑफ सोशल एंड ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज। सोशल एंड ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज रेफर टू द ग्रुप्स formed on the basis of livelihood, social organization and economic activities। मैं पूरा दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, सामाजिक एवं व्यावसायिक श्रेणियाँ उन समूहों को दर्शाती है जो आजीविका, सामाजिक संगठन और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर गठित होते हैं। यानी कि जो जिस तरीके की लाइवलीहुड में लगा हुआ है, जो जिस तरीके के सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, उनके बेस पर ये ऑक्यूपेशनल कैटेगरी बनी है। इन अर्ली इंडियन सोसाइटी, ट्राइबल एंड पीजेंट कम्युनिटीज constituted the major population and played a crucial role in shaping सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। प्रारंभिक भारतीय समाज में जनजातियां और जो कृषक समुदाय है वो जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा थे और सामाजिक आर्थिक जीवन को आकार देने का काम करते थे। यानी कि जो प्रारंभिक भारतीय समाज की जो जनसंख्या थी उसमें मेजरली जो बड़ा हिस्सा था वो
जनजातीय समुदाय का और कृषक समुदाय का था और वो अपने सामाजिक आर्थिक जीवन को इन्हीं आजीविकाओं के माध्यम से सामाजिक संगठनों की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर छोटे-छोटे समूहों में डिवाइड होकर उन्हें सामाजिक या ट्राइबल या ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज़ का नाम दिया गया है, उनमें वो डिवाइड होते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ की यानी कि जनजातीय समुदाय की। मीनिंग ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज क्या अर्थ होता है जनजातीय समुदायों का। ट्राइबल कम्युनिटीज वर अर्ली सोशल ग्रुप्स लिविंग मोस्टली इन फॉरेस्ट हिल्स एंड रिमोट रीजन यानी कि जनजातीय समुदाय वे प्रारंभिक सामाजिक समूह थे जो प्राय वनों में पहाड़ी क्षेत्रों में और दूरस्थ इलाकों में रहा करते थे। दे वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ किनशिप क्लेन एंड शेयर्ड कस्टम्स रादर देन रिजिड कास्ट डिविजन्स यानी कि इनका जो संगठन है नातेदारी है वो कबीलाई और साझा परंपराओं पर आधारित था, ना कि कठोर जातिगत व्यवस्थाओं पर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी ट्राइबल कम्युनिटीज की? स्ट्रॉन्ग किनशिप एंड क्लेन टाइज यानी कि मजबूत नातेदारी और कबीलाई संबंध हुआ करते थे। अब्सेंस ऑफ रिजिड वर्ण जाति हायरार्की यानी कि वर्ण जाति जैसी कठोर सामाजिक संरचना का इनमें अभाव पाया जाता था। इकोनॉमी बेस्ड ऑन हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड पेस्टोरलिज्म यानी कि इनकी जो आजीविका थी या यूँ कहें इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मोस्टली शिकार पे, संग्रहण पर, स्थानांतरण, कृषि पे और पशुपालन आदि क्रियाओं पे आधारित थी। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज और इनके पास जो ज़मीनें थी और जो संसाधन थे उन पर सामूहिक अधिकार हुआ करता था। ऐसे व्यक्तिगत अधिकार नहीं होकर पर्टिकुलर पूरे समूह के तौर पे उस पे अधिकार हुआ करता था। रिच ओरल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स और इनकी जो परंपराएँ और रीति-रिवाज थी वो ज़्यादातर मौखिक थी और समृद्ध थी यानी कि रिच ओरल ट्रेडिशंस इनमें देखने को मिलते थे। अब हम बात करें ट्राइब्स एंड मेन स्ट्रीम सोसाइटी यानी कि मुख्य धारा समाज और जनजातियाँ। ओवर टाइम मेनी ट्राइब्स केम इनटू कॉन्टैक्ट विद एग्रियन एंड स्टेट सोसाइटीज यानी कि समय के साथ अनेक जनजातियां कृषि और राज्य आधारित समाजों के संपर्क में आई। सम वर एब्जॉर्ब्ड इनटू कास्ट सोसाइटी व्हाइल अदर्स रिटेन्ड देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी यानी कुछ जाति व्यवस्थाओं में समानित कुछ जाति व्यवस्थाओं में समाहित हो गई जबकि कुछ ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। दिस इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस्ड सोशल मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज और इस संपर्क से सामाजिक गतिशीलता और संस्कृति का आदान-प्रदान हुआ। यानी कि जो कुछ ट्राइबल्स थी जो बाद में स्टेट सोसाइटीज़ में या एग्रीरियन यानी कि जो कृषि आधारित जो समाज थे उनके संपर्क में आई। कुछ तो उनके साथ मर्ज हो गई और कुछ ने अपनी अलग पहचान ही बनाए रखी। तो जो मर्ज हो गई उन जातियों ने क्या किया सामाजिक गतिशीलता और संस्कृति का उनके बीच क्या हुआ आदान-प्रदान हुआ। अब हम बात करें कृषक समुदाय की यानी कि पीजेंट कम्युनिटीज़। क्या अर्थ होता है? पीजेंट कम्युनिटीज कंसिस्टेड ऑफ एग्रीकल्चरल कल्टीवेटर्स वो डिपेंडेंट मेनली ऑन फार्मिंग ऑफ फॉर देयर लाइवलीहुड यानी कि कृषक समुदाय वे लोग थे जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। दे फॉर्म द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ अर्ली इंडियन सोसाइटी और ये प्रारंभिक भारतीय समाज की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं यानी कि उस टाइम अर्थव्यवस्था कृषि पे ही आधारित थी या यूँ कहें उद्योग जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो शुरुआत में जो इंडियन सोसाइटी थी उसका जो बैकबोन था, जो इकोनॉमिक बैकबोन थी, वो पीजेंट कम्युनिटीज़ ही बन पाई थी क्योंकि इनका जो मेन काम था वो किस पे था? एग्रीकल्चर पे बेस्ड था इनका लाइवलीहुड। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पीजेंट कम्युनिटीज़ की तो पहला है डिपेंडेंस ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर भूमि और कृषि पर इनकी निर्भरता थी। ऑर्गेनाइज्ड इन विलेज कम्युनिटीज़ ग्राम समुदायों में संगठित जीवन होता था। लिंक्ड विद स्टेट थ्रू टैक्सेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम इनका कर और लगान व्यवस्था के माध्यम से राज्य से संबंध हुआ करता था क्योंकि इनकी जो अर्थव्यवस्था की जो मेन एक्टिविटी थी एग्रीकल्चर वो इन्हीं के पास थी तो इनका जो डायरेक्ट रिलेशन था टैक्सेशन के थ्रू और रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू स्टेट से या राज्य व्यवस्था से इनका रिलेशन था। सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन लैंड ओनरशिप और भूमि स्वामित्व पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम हुआ करता था यानी कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है यानी जिनको हम जैसे आज एक वर्ड बोलूँ मैं ज़मींदार तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक बड़ा आदमी है जिसके पास खूब सारी ज़मीनें हैं, तो इस तरीके से जितनी जो ज़मीन की ओनरशिप थी उसके अकॉर्डिंग सोशल हायरार्की बनी। स्ट्रॉन्ग टाइज़ विद फैमिली एंड किनशिप और परिवार और नातेदारी से मजबूत संबंध इनमें देखने को मिला। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हिस्टोरिकल रोल ऑफ पीजेंट्स कृषकों की ऐतिहासिक भूमिका क्या है? Peasants ensured फूड प्रोडक्शन, सरप्लस जनरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी यानी जो कृषक है उन्होंने खाद्य खाद्य उत्पादन, अधिशेष निर्माण और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की थी। दे ऑल्सो प्लेड ए रोल इन सोशल मूवमेंट्स एंड लोकल रेजिस्टेंस इन्होंने सामाजिक आंदोलनों और स्थानीय प्रतिरोध में भी भूमिका निभाई थी यानी हमने कई जो कृषक आंदोलन है उनको पढ़े हैं इतिहास में तो वहाँ भी इनका रोल देखने को मिलता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनका ऐसा है। अब हम बात करते हैं
करते हैं ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन और आर्टिसन कम्युनिटीज़ यानी कि व्यापारी वर्ग, क्राफ्ट्स यानी कि शिल्पकार वर्ग और आर्टिस्ट यानी कि कलाकार समुदायों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी समुदाय के बारे में। क्या अर्थ होता है व्यापारी समुदाय का? ट्रेडर्स वर ग्रुप्स engaged in internal and external trade facilitating the exchange of goods between regions यानी कि व्यापारी वे समूह थे जो आंतरिक और बाह्य व्यापार में संलग्न थे और विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करने का काम करते थे। यानी कि जैसे मान लो यहाँ प्रोडक्शन हुआ तो यहाँ से वस्तुएं लेकर दूसरी जगह उनको ट्रांसफर करना या शिफ्ट करवाना या फिर कहीं और से मंगवा कर यहाँ देना, इसके बीच में जो कम्युनिटी काम करती थी उसे हम क्या कहते थे? ट्रेडर्स कहते थे, यानी कि व्यापारी उनको कहा जाता था। दे प्लेड ए की रोल इन द ग्रोथ ऑफ मार्केट्स एंड अर्बन सेंटर्स और इन्होंने बाजारों और नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि ट्रेडर या व्यापारी वर्ग ही वो होता है जो इन चीज़ों के आदान प्रदान को और ज़्यादा फंक्शनेट या फैसिलिटेटिंग करता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी वहाँ पे रोल प्ले किया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, विशेषताओं की। इन्वॉल्वड इन लॉन्ग डिस्टेंस एंड लोकल ट्रेड यानी कि दूरस्थ और स्थानीय व्यापार दोनों में ही ये संलग्न थे। ऑर्गेनाइज्ड इनटू गाइड गिल्ड्स एंड एसोसिएशन यानी कि श्रेणियों में और संघों में संगठित थे। एक्यूमुलेटेड वेल्थ एंड सोशल इन्फ्लुएंस, ये धन और सामाजिक प्रवाह का संचय करते थे। एंड लिंक्ड रूरल प्रोड्यूसर विद अर्बन कंज्यूमर्स यानी कि ग्रामीण उत्पादकों और शहरी उपभोक्ताओं को ये आपस में जोड़ते थे। यानी कि जैसे कृषि है वो तो ग्रामीण परिवेश में ही होती थी, लेकिन इसका जो कस्टमर्स थे वो कहाँ थे? अर्बन में भी थे। तो इनके बीच ट्रेडर ही काम करते थे कि इस सामान को यहाँ तक पहुँचाने का काम करते थे। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करते थे। अब हम डिस्कस करेंगे क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिसंस कम्युनिटी यानी कि कारीगर और शिल्पकार समुदायों को। Craftsperson and artisans were skilled workers engaged in manufacturing goods by hand such as pottery, weaving, metalwork and carpentry यानी कि कारीगर और शिल्पकार वे कुशल श्रमिक थे जो हस्त निर्मित वस्तुओं का निर्माण करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई का कार्य करना, धातु का कार्य करना या बढ़ईगिरी का काम करना। यानी कि ऐसा समुदाय जो हाथों से अपनी स्किल से क्या करता था? काम करता था। वो अलग अलग तरीके के काम होते थे, उनको हम कारीगर और शिल्पकार समुदाय कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्किल्ड बेस्ड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स यानी कि कौशल पर आधारित व्यावसायिक समूह होता था। जैसे पोट्री का काम करने वाला कुम्हार बन गया, क बढ़ईगिरी का काम करने वाला खाती या यूँ कहें कारपेंटर बन गया, है ना? तो इस तरीके से जो जिस तरीके का काम करता था, जो उसका ऑक्यूपेशनल ग्रुप उसी हिसाब से बन गया। ऑक्यूपेशंस ऑफ़न हेरिडेटरी यानी कि जो व्यवसाय है वो प्राय वंशानुगत था, यानी कि पोट्री बनाने वाले के आगे की जो जनरेशन आएगी वो भी पोल्ट्री का काम करेगी, बढ़ई वाला बढ़ई का काम करेगा, ठीक है? तो जो जिस तरीके का ऑक्यूपेशन था वो एक तरीके से हेरिडेटरी में शिफ्ट हो गया। ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड्स फॉर रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन यानी कि जो श्रेणियाँ हैं उनके माध्यम से इनका संगठन होने लग गया। सप्लाइड गुड्स टू पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड रूलर्स यानी कि ये कृषकों को, व्यापारियों को और शासकों को वस्तुओं की आपूर्ति करने का काम करते थे। यानी कि पोट्री का काम पोटर्स करते थे, बढ़ईगिरी का काम कारपेंटर्स करते थे, जो मेटल का काम मेटल वाले करते थे। तो कहने का मतलब जो जिस तरीके की कमोडिटी प्रोड्यूस करता था या बनाता था, तो बाकियों को चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या शासक हो, सबको यही क्या करते थे? सप्लाई करते थे। या फिर ये किसको सप्लाई करते थे? ट्रेडर्स को करते थे और ट्रेडर्स के माध्यम से बाकियों को सप्लाई होती थी। तो इस तरीके से इनकी हम विशेषताएँ की बात कर ली, या फिर यूँ कहें इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर हुआ करता था। इकोनॉमिक एंड सोशल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, अर्बनाइजेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज यानी कि व्यापारियों और शिल्पकारों ने आर्थिक विविधता, नगरीकरण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया। देयर एक्टिविटीज कनेक्टेड विलेजेस, टाउन्स एंड रीजन्स इनटू अ ब्रॉडर इकोनॉमिक नेटवर्क। इनकी गतिविधियों ने गाँवों को, कस्बों को और क्षेत्रों को एक व्यापक आर्थिक नेटवर्क से जोड़ दिया था। यानी कि कहने का मतलब जो ट्रेडर्स और आर्टिसंस हैं, इन्होंने इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दिया और एक नया इकोनॉमिक नेटवर्क तैयार किया। कंक्लूजन तौर पे हम कह सकते हैं कि ट्राइबल, पीजेंट, ट्रेडर एंड आर्टिसंस कम्युनिटी फॉर्म द कोर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली इंडियन सोसाइटी। यानी कि जो जनजाति है, कृषक है, व्यापारी और जो शिल्पकार समुदाय है, उन्होंने प्रारंभिक भारतीय समाज की सामाजिक और व्यावसायिक संरचना के मूल आधार के तौर पे भूमिका निभाई। देयर इंटरेक्शन शेप्ड इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल हायरार्की एंड कल्चरल लाइफ। इनके पारस्परिक संबंधों ने आर्थिक उत्पादन, सामाजिक पदानुक्रम और सांस्कृतिक जीवन को शेप देने का काम किया। यानी कि चाहे वो आर्थिक गतिविधियों की बात करें या सामाजिक हेरिडेटरी की बात करें या कल्चरल लाइफ की बात करें, इन सभी में प्लीजेंट
ट्राइबल और ट्रेडर या आर्टिसन कम्युनिटीज का एक अच्छा खासा रोल रहा। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट फोर्थ में सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट यानी कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले डिवोशनल मूवमेंट्स की यानी कि भक्ति आंदोलनों की बात करते हैं। आपके सिलेबस में कबीर पंथ और सूफीज़्म को बताया गया है। डिवोशनल मूवमेंट्स और इनके द्वारा किए गए सोशल चेंज की हम यहाँ पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स यानी कि सोशल और जो ये रिलीजियस मूवमेंट यानी कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, उनका जो बैकग्राउंड है वो समझते हैं थोड़ा-सा। बिटवीन 1000 एंड 18th क्या बोलते हैं इसको 18th सेंचुरी 1800 सेंचुरी यानी कि 1800 सदी, इंडियन सोसाइटी विटनेस्ड several social and religious movements that challenged rigid social practices, caste hierarchy and ritualism। यानी कि 1000 से 1800 ईस्वी के बीच भारतीय समाज में कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन उभरे जिन्होंने कठोर सामाजिक प्रथाओं, जाति व्यवस्थाओं और कर्म कांडों को चुनौतियां दी थी। यानी कि जो उस टाइम की जो कठोर व्यवस्थाएं थी, जो जातिगत व्यवस्थाएं थी और जो इस तरीके के रिलीजियस कर्म कांड थे, उनके विरोध में 1000 से लेके यानी कि 1000 से 1800 शताब्दी के बीच कई तरीके के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भारतीय समाज में हुए थे। Among these devotional movements played a crucial role in promoting equality, स्पिरिचुअल डिवोशन एंड सोशल हार्मनी। यानी कि इनमें यानी कि इन आंदोलनों में भक्ति परंपराओं ने समानता, आध्यात्मिक भक्ति और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मीनिंग ऑफ डिवोशनल मूवमेंट्स यानी कि भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या होता है? डिवोशनल मूवमेंट्स एम्फसाइज्ड पर्सनल डिवोशन टू ग्रोथ, सिंप्लिसिटी ऑफ वर्शिप एंड डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यानी कि भक्ति आंदोलनों में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, सरल उपासना और सीधे आध्यात्मिक अनुभव पर बल दिया गया। दीज मूवमेंट्स रिजेक्टेड एक्सेसिव रिचुअल्स एंड प्रमोटेड डिवोशन एज द पाथ ऑफ सेल्वेशन। यानी कि इन आंदोलनों ने जटिल कर्म कांडों को नकारते हुए कहा कि भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया गया और कहा कि जो सीधे सीधे और बहुत ही सरल ढंग से उपासना हो सके, इस तरीके के आध्यात्मिक अनुभवों पर इन्होंने क्या दिया, जोर दिया। यानी कि उस समय में जो बहुत जटिलताएं थी भक्तियों के मामले में या डिवोशन के मामले में, उसको उसके विरोध में ये आंदोलन क्या किए थे, हुए थे। और इन्होंने कहा कि जो भक्ति है वो मोक्ष का रास्ता है। कबीर पंथ एंड इट्स सोशल मैसेज यानी कि कबीर पंथ की बात करते हैं। कबीर पंथ का बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि को समझते हैं। द कबीर पंथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ कबीर दास, ए 15th सेंचुरी सेंट पोइट। यानी कि कबीर पंथ की उत्पत्ति कबीर दास की शिक्षाओं से हुई, जो कि 15वीं शताब्दी के एक कवि के तौर पे थे, संत कवि के तौर पे थे। कबीर क्रिटिसाइज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी इन बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड प्री रीच्ड ए यूनिवर्सल स्पिरिचुअल पाथ। यानी कि कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों की जो रूढ़ियां हैं उनकी आलोचना की और सार्वजनिक सार्वभौमिक आध्यात्मिक मार्ग का संदेश दिया था। टीचिंग्स ऑफ कबीर पंथ यानी कि कबीर पंथ की क्या शिक्षाएं हैं? बिलीफ इन वन फॉर्मलेस गॉड यानी कि निर्गुण ईश्वर में इन्होंने विश्वास जताया। यानी कि एक ही दिव्य या ईश्वरीय शक्ति है जिसका भी कोई आकार नहीं है। यानी कि कबीर निर्गुण भक्ति धारा के संत माने गए। देखो, दो तरीके की भक्ति होती है, एक सगुण होती है और एक निर्गुण होती है। सगुण में जो ईश्वर की उपासना की जाती है वो मूर्ति पूजा के आधार पे की जाती है। यानी कि ईश्वर का क्या है, आकार है, एक पर्टिकुलर आकार में ईश्वर को मानवीय रूप में अवतार में, जैसे राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है, इन अवतारों के तौर पे जो भक्ति भाव होता है उसको सगुण विचारधारा कहते हैं। और निर्गुण में कहते हैं कि ईश्वर का क्या नहीं है, कोई आकार नहीं है, ईश्वर फॉर्मलेस है और मूर्ति पूजा जिसमें नहीं की जाती उसे हम निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। तो जो कबीर है उनका जो विश्वास था वो किस में था, निर्गुण भक्ति में था। रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन यानी कि जो जातिगत भेदभाव था उसका विरोध किया। अपोजिशन टू आइडल वर्शिप एंड रिचुअलिज्म यानी कि जो मूर्ति पूजा और जो कर्म कांड है उनकी आलोचना कबीर ने की। एम्फसाइज ऑन ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड मोरल लाइफ यानी कि सत्य, सरल और नैतिक जीवन पर बल दिया। यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज फॉर मासेज यानी कि आम जनता की भाषा का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषाओं का इन्होंने यूज नहीं किया। सोशल इम्पैक्ट क्या था कबीर पंथ का, यानी कि कबीर पंथ का सामाजिक प्रभाव क्या था? कबीर पंथ प्रमोटेड सोशल इक्विलिटी एंड यूनिटी बाई क्वेश्चनिंग कास्ट हेरारकी एंड रिलीजियस डिवीजन। यानी कबीर पंथ ने जाति व्यवस्थाओं और धार्मिक विभाजनों को चुनौती देकर सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा दिया। इट प्रोवाइडेड ए वॉइस टू लोअर कास्ट एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। यानी कि इन्होंने
निम्न वर्गों और हाशियों पर पड़े समूह को आवाज़ दी, यानी कि कबीर की हम बात करें, कबीरपंथ की बात करें, तो समाज के जो निचले तबके से हैं, वहाँ के समूहों को इन्होंने आवाज़ दी और कहा उनके थ्रू, या अपन कहें कि इन्होंने अपने पंथ की बात करें इनकी, तो इन्होंने कहा कि जो उस टाइम के धार्मिक विभाजन थे, उनको इन्होंने नकारा था, उनकी आलोचना की और सामाजिक समानता और एकता को जोर देते हुए उन्होंने बात करी। तो ये कबीर कबीर पंथ का सामाजिक प्रभाव था। अब हम बात करते हैं सूफी मूवमेंट एंड सोशल हार्मनी, यानी कि जो सूफी परंपरा है उसके बारे में अब समझते हैं। Sufism is a mystical tradition of Islam that emphasizes love, devotion, tolerance, and inner purity rather than strict religious laws. यानी सूफी परंपरा इस्लाम की एक रहस्यवादी धारा है जो कि कठोर धार्मिक नियमों के बजाय प्रेम, भक्ति, सहिष्णुता और आंतरिक पवित्रता पर जोर देती है। मेन फीचर्स क्या है सूफी मूवमेंट की, यानी कि सूफी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं? इट एम्फसाइजेज ऑन लव एंड डिवोशन टू गॉड, ये ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर बल देते हैं। बिलीफ इन स्पिरिचुअल गाइड, जैसे पीर एंड डिसिपल्स, यानी कि मुरीद, यानी कि पीर और मुरीद परंपरा में इनका विश्वास था। यूज ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री, जिसे क्षमा कहते हैं, संगीत और काव्य का प्रयोग हुआ। स्ट्रेस ऑन सर्विस टू ह्यूमिनिटी, यानी कि मानव सेवा पर जोर था। एंड रिजेक्शन ऑफ नेरो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, संकीर्ण धार्मिक रूढ़ियों का विरोध इन्होंने किया। ये सूफी आंदोलन की प्रमुख विशेषता रही है। सोशल रोल की बात कर लेते हैं सूफी का इन इंडिया में। Sufisans played a key role in spreading religious tolerance and communal harmony, यानी कि सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। Their खानकाह एंड दरगाहs became centers of social interaction beyond religious boundaries, यानी इनकी खानकाहें और दरगाहें धर्म से परे सामाजिक संपर्क के केंद्र बनकर उभरी। डिवोशनल मूवमेंट्स एंड सोशल चेंज, यानी कि जो भक्ति आंदोलन है उनसे क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ। इम्पैक्ट की बात करते हैं, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आया। चैलेंज्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय आधारित भेदभाव थी उसको चुनौती दी गई। रिड्यूस रिलीजियस रिजिडिटी, जो धार्मिक कठोरता थी उनमें कमी आई। प्रमोटेड इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, समानता और भातृत्व भावना को, यानी कि भाईचारे को मोटिवेट किया। एनकरेज्ड वर्निकुलर लैंग्वेज, यानी कि लोक भाषाओं का बढ़ावा दिया, यानी कि इनकी जो भी ग्रंथ है वो लोक भाषाओं में ही लिखे गए। स्ट्रेंथ कल्चरल यूनिटी, सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करने का काम किया। कंक्लूजन तौर पे हम कह सकते हैं कि डिवोशनल मूवमेंट्स लाइक कबीर पंथ एंड सूफीज्म प्लेड ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन इंडियन सोसाइटी बिटवीन 1000 से 1800 ईस्वी, यानी कि कबीर पंथ और सूफी परंपराओं जैसे भक्ति आंदोलनों ने 1000 से जो 1800 ईस्वी के दौरान भारतीय समाज में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। By emphasizing devotion, equality, and love, they brought significant social change and fostered unity. भक्ति, समानता और प्रेम के पर बल देकर इन्होंने सामाजिक बदलाव और एकता को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। 1000 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य की बातें ये हो रही है। तो दोस्तों ये थी अपनी माइनर हिस्ट्री का पेपर जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का था। हमने कोशिश करी है कंसाइज वे में आपके सामने इसकी वन शॉट क्लास रखने का। इसके जल्द ही हम क्वेश्चन एंड आंसर का जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे। सो कीप इन टच विद योर प्लेलिस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, यानी कि हमारे चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके आप टच में रहिए। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक होता है। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर स्टडी मटेरियल में आपको आपके सेमेस्टर फर्स्ट का फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ अपलोड हो गई है। वहाँ हम इसकी पीडीएफ को रखते हैं ताकि वहाँ पे आपको क्या है कि कैटेगराइज़ वाइज़ में आपको पीडीएफ मिल जाए। सो हम नहीं करते हैं, आपकी सुविधा के लिए हम वेबसाइट पे रखे हुए हैं, ताकि आप आने वाले टाइम में भी आप अपने फ़ोल्डर में जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रयास था एग्ज़ाम के लिए। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम के बाद हमें इस वीडियो पर आके बताइए भी सही कि हमारी क्लास आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रही। इसी उम्मीद में कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके करोगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे एक अगली क्लास में। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।